Hi, this is Shumban and I hope all you doing well. Take care of family. So I'm continuing my Majanpada series. In my last video, we talked about Ashoka the Great और हमने इसमें देखा था कैसे अशोका अपनी डायनेस्टी को इतना बड़ा बना लेते हैं कि आज के टाइम अगर हम देखें इंडिया की जो बाउंड्री है उससे वो दूर दूर तक फैली होती है। हमारे मतलब आप देखें ईस्ट अफगानिस्तान ईस्ट ईरान तक वो डायनेस्टी फैल जाती है और कैसे वो इतने एफिशिएंट रूलर उभर के आते हैं मौर्यन डायनेस्टी के। उसके बाद फिर हमने देखा था किस तरह वो एक कलिंगा वॉर जो कलिंगा जो आज के टाइम उड़ीसा वो वॉर करते हैं उसमें इतनी ब्लड शेड होती है कि वो उसके बाद बुद्धिज्म को अपना लेते हैं, धर्म के रास्ते पर चलते हैं और कहते हैं कि आज के बाद मैं कोई वॉर नहीं करूंगा और जो भी मेरा विस्तार होगा, जो भी मेरी डायनेस्टी का विस्तार होगा वो धर्म के नाम पे होगा। ठीक है, तो ये देखा था हमने। अब इसके बाद हम आगे हम देखेंगे कौन कौन सी डायनेस्टी आती है, क्या क्या रूल रहता है। ठीक है, तो हमने मॉडर्न डायनेस्टी में देखा सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य जो चाणक्य की मदद से डायनेस्टी को स्टैब्लिश करते हैं। फिर बिंदुसार आते हैं, वो काफ़ी अच्छी तरह से डायनेस्टी को चलाते हैं जिसमें विस्तार काफ़ी ज़्यादा होता है। उसके बाद अशोका द ग्रेट अशोका आते हैं, वो अपनी डायनेस्टी को इतनी दूर तक ले जाते हैं जो मगध के टाइम या किसी आने वाली डायनेस्टी कभी उसने आगे जा नहीं पाया, वो सिकुड़ती चली गई, उसके बाद में श्रिंक होती चली गई। अब डायनेस्टी का ये होता है कि वे कलिंगा वॉर करते हैं, जो कलिंगा उड़ीसा का टाइम जो उनमें मतलब उनके उस पर कॉन्क्योर नहीं हो पाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य बिंदुसार के, तो वो उसको जीतते हैं, पर लेकिन उसमें ब्लड शेड इतना होता है कि वो उसके बाद धर्म का रास्ता अपना लेते हैं। अब इसी से कहानी स्टार्ट हो जाती है कि धर्म का रास्ता अपनाने के बाद उस टाइम ऐसा ये था कि जो भी किंग होते थे वो अगर वो कॉन्क्योर करते रहते थे या वो एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी अपनाते थे तो वो दूसरे पे एक तरह से अपनी एस्टेब्लिशमेंट कर सकते थे कि हाँ उसको अपने अंडर कंट्रोल में रख सकते थे। पर लेकिन इसके बाद जब ये अशोका धर्म के रास्ते पे चले जाते हैं, अपने बच्चों को भी धर्म के रास्ते पे लगा लेते हैं, जैसे कि हमने देखा था कि वो अपने बच्चों को श्रीलंका भेजते हैं धर्म के प्रचार करने के लिए, जो बुद्धिज्म का होता है प्रचार करने के लिए, और अपने स्प्रेड जो बुद्धिज्म के जो विचार है उसको स्प्रेड करने अपने मंत्रियों को लगा देते हैं। तो उनके बाद जो आने वाले जो उनके किंग्स होते हैं यही इनके एक तरह से हटने का रीजन बन जाता है कि उसके बाद हम देखते हैं 52 साल में वो पूरी डायनेस्टी अलग अलग किंग्स के हाथों में जाती है और उसके बाद वो एकदम से उखाड़ के फेंक दी जाती है। सुंगा डायनेस्टी के हाथों जो पुष्यमित्र सिंह होता है उनको हटा देते हैं। अब देखिए इसके सीन समझिए, जो अलग अलग ये जो किंग आए थे इनकी एक तरह से वॉर की जो प्रैक्टिस थी वो खत्म हो गई थी। ये सिर्फ धर्म कर्म के कांड करते थे और इतने एफिशिएंट रूलर नहीं होते हैं, तो ये इसलिए ही वो आगे आने वाली डायनेस्टी को हटा देते हैं। तो पहले इसमें पढ़ते हैं द डिक्लाइन ऑफ अ मॉडर्न डायनेस्टी और रादर रैपिड आफ्टर डेथ ऑफ अशोका। अशोका के मरने के बाद एकदम से ही धीरे धीरे करके ही वो उनकी डायनेस्टी खत्म होती जाती है और कमजोर होती जाती है। वन ऑब्वियस रीजन फॉर इट वॉज द सक्सेशन ऑफ द वीक किंग्स। जो इनके अशोका के आने के बाद जो किंग्स होते हैं जो उनको सक्सीड करते हैं, सक्सेशन में जिनको थ्रोन मिलती है वो इतने एफिशिएंट नहीं होते, इतने वीक होते हैं कि वो उस जो इतनी बड़ी डायनेस्टी है उसको इंटीग्रेट करके या उसको सिंटीग्रेट करके नहीं रख पाते हैं और वो जो एकदम से वो इतनी बड़ी डायनेस्टी धीरे धीरे उसमें यूनिटी खत्म होने लग जाती है। अनदर इमीडिएट कॉज फॉर द पार्टीशन ऑफ द एम्पायर। अब ये मैंने को इसमें बताया कि वो अलग अलग पार्टी, अब इतनी बड़ी डायनेस्टी थी उसको यूनाइट करके रखना ही बहुत बड़ी बात थी, जो एक एफिशिएंट रूलर करके रख सकता था, बल्कि इनके आने वाले जो वीक किंग्स है वो उनको रख नहीं पाए और वो अलग अलग भागों में बढ़ती चली गई। उसके बाद बहुत कुछ चीजें दिखाई हैं, मैं आपको मेन बस ये बताता हूँ। मॉडर्न एम्पायर बिगेन डिक्लाइन आफ्टर द डेथ ऑफ अशोका, हमने देख लिया था। लास्ट किंग वाज द बृहद्रथ। तो जो आपको बस इतना याद रखना है कि लास्ट किंग कौन से रहते हैं, उसके बाद क्योंकि कोई इंपॉर्टेंट किंग ऐसे नहीं आते जो कुछ अच्छा करते हैं या कुछ ऐसा काम करते हैं इसके बारे में उनके बारे में कुछ पढ़ा जाए। तो आखिरी किंग जो होते हैं बृहद्रथ। अब ये देखिए, अब इनके जो खुद के जर्नल होते हैं वो जर्नल क्या करते हैं, इनको असैसिनेट करते हैं। असैसिनेट करने का भी इनका देखिए क्या सीन होता है। असैसिनेट ये क्या करते हैं, एक बहुत बड़ी असेंबली बुलाते हैं, सब जहाँ पे जर्नल जो सारे बड़े बड़े लोग होते हैं उनके सामने क्या करते हैं अपने किंग को बिहेड कर देते हैं, वहीं पे अपने किंग को सबके सामने मार देते हैं। तो ये क्या करते हैं, पुष्यमित्र शुंग उनको बिहेड कर देते हैं, उनको मार देते हैं और एक नई डायनेस्टी स्टार्ट कर देते हैं जो कि होती है शुंगा एम्पायर। तो राजा बृहद्रथ मौर्य वाज द लास्ट एम्परर। ठीक है, अब उसके बाद आगे देखिए, आप सीन समझिए। अब यहाँ पे क्या होता है, धीरे धीरे इतना बड़ा जो हमने देखा था जो ईस्ट ईरान तक, ईस्ट अफगानिस्तान तक जो इनका अशोका के टाइम पे जो डायनेस्टी फैली हुई तो सुकड़ के इतने में रह जाती है जो सुंगा डायनेस्टी होती है। धीरे धीरे ये इतनी सुकड़ के इतनी खत्म हो जाएगी, इतनी श्रिंक हो जाएगी, ये यहाँ से हटी जाएगी। उसके बाद इसी टाइम आप देख सकते हो इंडो ग्रीक का भी हमला होता है। बाकी नीचे सतवाहन डायनेस्टी जो आंध्र प्रदेश साइड की, तमिलनाडु साइड की मानी जाती है, वो भी राइज कर रही होती है। अब हम बात करते हैं पुष्यमित्र शुंग की, जो पुष्यमित्र शुंग जो शुंग डायनेस्टी की स्टैब्लिशमेंट करते हैं। अब यहाँ पे समझिए, आपको जो शुंगा डायनेस्टी के जो पहले किंग होते हैं पुष्यमित्र सिंह, ये खुद एक ब्राह्मण होते हैं। अब यहाँ पे आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि उस टाइम बहुत जरूरत होते, जो किंग्स वगैरह होते हैं वो क्षत्रिय होते थे। क्षत्रिय जिसमें 4 वर्ण हमने हैं, जो ब्राह्मण्स होते हैं, फिर क्षत्रिय होते हैं, फिर वैश्य होते हैं, फिर शूद्रोस होते हैं। उसके बाद जो ये पुष्यमित्र शुंग होते हैं पहले ब्राह्मण किंग होते हैं। तो ये भी कभी क्वेश्चन आता है कि कौन से किंग या कौन सी डायनेस्टी ब्राह्मण डायनेस्टी थी जो पहली बनी थी, तो वो शुंगा डायनेस्टी। तो शुंगा डायनेस्टी के एक ब्राह्मण आर्मी चीफ होते हैं बृहद्रथ को, जो मार के खुद एस्टेब्लिशमेंट करते हैं शुंगा डायनेस्टी की।
सेकंड देखते हैं, ड्यूरिंग अ मिलिट्री परेड ही किल्ड हिज ब्रदर्स टू स्टैब्लिश हिमसेल्फ। अब जैसे मैंने उनको बताया कि एक बहुत बड़ी परेड बुलाते हैं, उसी में अपने किंग को मार के जो मौर्य किंग होते हैं अपने सुंगा डायनेस्टी स्टैब्लिश कर देते हैं। अकॉर्डिंग टू द सम हिस्टोरियन दिस वाज द इंटरनल रिवॉल्ट अगेंस्ट द लास्ट मौर्यन किंग, सम से द ब्राह्मिकल रिएक्शन ऑफ द मौर्यन किंग। अब देखिए इसमें सीन समझिए, अब आने वाले मैंने बताया अशोका के आने वाले जो किंग थे जो उनको सक्सीड करते हैं वो इतने एफिशिएंट नहीं होते हैं, तो उसी में आपस में उनका रिवॉल्ट हो जाता है कि इस किंग को हटाना पड़ेगा, ये हमारी डायनेस्टी को और कम कम करी जा रहा है, इसको हटाना पड़ेगा। और यहीं पे देख के पुष्यमित्र सुंग एक अपॉर्चुनिटी देखते हैं, और ये भी माना जाता है कि उस टाइम जैसे कि मैं आपको बताया था कि जो आपको नंदा डायनेस्टी अगर याद हो, नंदा डायनेस्टी पहले ही नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी थी, और ये माना जाता है वो शूद्र डायनेस्टी थी, शूद्र से वो आते हैं महापद्म ने जिन्होंने स्टैब्लिश की थी। उनके बाद फिर जो ये मॉडर्न डायनेस्टी होती है ये भी माना जाता है कि ये शूद्र थे, उसके बाद फिर ये बुद्धिज्म अपना लेते हैं, कोई जैनिज्म अपना लेते हैं, कोई आजीविका सेक्ट अपना लेते हैं। तो ब्राह्मण्स को काफी बुरा लगता है कि ये बुद्धिज्म का इतना प्रचार हो रहा है या बुद्धिज्म को, तो उनमें एक तरह से अंदर ही एक गुस्सा होता है। तो अलग अलग जो ब्राह्मण जो एम्पायर्स होते हैं, जो ब्राह्मण किंग होते हैं, वो उनको हेल्प करते हैं और उनको हटाने में हेल्प करते हैं, और ये जो मॉडर्न डायनेस्टीज को हटा के जो एक तरह से माना जाता है कि जो बुद्धिज्म है उसको हटा दिया जाता है और ब्राह्मण कल्चर को सुपीरियरिटी या सुपरमेसी में ले आते हैं। पुष्यमित्र सुंग्स कैपिटल वो पाटलिपुत्र, तो इन्होंने अपनी जो कैपिटल रखी थी वो पाटलिपुत्र रखी थी। ही सक्सेसफुली काउंटर्ड अटैक फ्रॉम द ग्रीक किंग्स नेम मेनेंडर एंड डेमेट्रियस। अब देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि जब यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था, जब यहाँ पे धीरे धीरे इनका एम्पायर खत्म हो रहा होता है अशोका का, तो उसके बाद जो ग्रीक के लोग होते हैं, जो आपको मैंने पहले भी इसमें पिछली हिस्ट्री आपने सारी वीडियो देखी हो तो उसमें पता था कि आपको जो धनानंद था उसके टाइम पे अलेक्जेंडर का इन्वेजन होता है। अलेक्जेंडर इन्वेजन होता है, उसके बाद वो उसकी जो खुद की आर्मी होती है रिवॉर्ड कर देती है, मतलब एक तरह से ये कह देते हैं हम आगे नहीं जाएंगे, और उसके बाद फिर वो वापस चले जाता है और उस वहीं पे अपना सेल्यूकस निकेटर जो उनका जनरल होता है वहीं पे आसपास की एरिया को कॉन्कर करके वहीं पे वो रह रहा होता है। और जब चंद्रगुप्त मौर्य किंग बनते हैं तो उसके मॉडर्न डायनेस्टी के, तब वो वहाँ पे आके अपनी बेटी को यहाँ पे मतलब उनकी मैरिज कराता है हेलेना की, एंड देन आफ्टर उनका जो बेटा होता है जस्टिन होता है उनसे, और उसके बाद फिर यहाँ से 500 एलिफेंट्स लेके ये सारा कुछ लेके वो वापस चले जाते हैं, इनके बीच में ट्रीटी हो जाती है। पर जब ये देखते हैं कि मॉडर्न डायनेस्टी का फॉल हो चुका है, ये डिक्लाइन फेज में आ रखे, तो दोबारा ये यहाँ पे आने लग जाते हैं। इंडियन ग्रीक मतलब इंडो ग्रीक जो मेरे ख्याल से हिंदू यूनान कहा गया या इंडो यूनान कहा गया है, तो ये वापस इंडिया में अपने मतलब हमला करने के लिए यहाँ पे धीरे धीरे से यहाँ से एंटर करने लग जाते हैं अफगानिस्तान के रास्ते से। तो ये भी है, तो इनके टाइम पे किंग मेरेंडर और डेमेट्रियस ने अटैक किया था और इन्होंने अच्छे से काउंटर करके वापस भगा दिया था। किसने? पुष्यमित्र सुंग ने। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने इनके टाइम अटैक किया था? किंग मेरेंडर एंड उनके डेमेट्रियस उनके साथ जो थे उन्होंने अटैक किया था। ही ऑल्सो ट्वेटेड द अटैक फ्रॉम द कलिंगा किंग कारवेला। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ट्वेटेड मतलब होता है स्टॉप करना, किसी को रोकना, रेजिस्ट करना। तो एक कलिंगा की जो जगह जो अशोका ने जीती थी, अब कलिंगा दोबारा आजाद हो जाता है जब अशोका का एम्पायर खत्म हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, कलिंगा के बहुत इंपॉर्टेंट किंग होते हैं खारवेला, इसको नाम याद रखना पड़ेगा। कलिंगा के बहुत बड़े इंपॉर्टेंट किंग है खारवेला, ये आपके हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन भी लगाते हैं। अब ये क्या होता है, कलिंगा के जो किंग होते हैं ये दोबारा अटैक करते हैं किस पे, मतलब जो पुष्यमित्र सुंग पे, जो उस टाइम सुंग डायनेस्टी होती है उन पर अटैक करते हैं, पर ये रोकने में कामयाब होते हैं। कौन? पुष्यमित्र सुंग। उसके बाद अगली चीज देखते हैं, कॉन्क्यो विदर्भ गुजरात की जगह, तो उसको भी ये जीतने में कामयाब होते हैं। कौन? पुष्यमित्र सुंग। ही फॉलोड ब्राह्मिज्म। अब ये हमें पता है कि वो कौन सा रिलीजन फॉलो करते थे, ब्राह्मिज्म। ये क्वेश्चन भी आता है कि कौन सा मतलब ये रिलीजन फॉलो करते थे, कौन सी डायनेस्टी, तो पहले ये ब्राह्मण डायनेस्टी और ये ब्राह्मण रिलीजन को फॉलो करते हैं। सम अकाउंट्स पोर्ट्रे हिम एज ए परसिक्यूटर ऑफ बुद्धिस्ट। अब ये भी माना जाता था कि जो पुष्यमित्र सुंग है, जैसे मैंने आपको बताया कि ब्राह्मण्स काफी गुस्से में थे, जैसे कि जब ये बुद्धिज्म जैनिज्म का उदय हो रहा था, तो ब्राह्मण जो हिंदू कल्चर, जो हिंदू सोसाइटी चाहती थी कि भाई इनको मारा जाए, इनको हटाए, तो ये माना जाता, ये पक्का में इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि हाँ भाई उन्होंने, पर ये माना जाता है कि उन्होंने काफी बुद्धिस्ट स्तूपा जो उनके जहाँ पे पूजा करते हैं उनको डिस्ट्रॉय किया और काफी बुद्धिस्ट लोगों को मारा। ये सारा कुछ माना जाता है, पर इसको कोई पक्का एविडेंस या कोई सबूत है नहीं। ड्यूरिंग हिज रीन द स्तूपा एट सांची एंड बैरूत वॉज रिनोवेटेड। अब ये भी माना जाता है कि मतलब ये कि पहले तो ये मान रहे हैं कि इन्होंने बहुत सारे बुद्धिस्ट को मारा, बुद्धिस्ट जो उनके स्तूपास, जो उनके मंदिर है, टेम्पल्स वगैरह को डिस्ट्रॉय किया, पर ये भी बाद में कहा है कि जो सांची का स्तूप है और बैरूत का स्तूप है इनको रिनोवेट किया, इनको द्वारा इनकी मरम्मत की है इन्होंने। ही बिल्ड स्कल्पचर स्टोन गेटवे सांची। तो आप ये सांची स्तूपा देख सकते हैं, तो यहाँ पे कोई गेटवे दिख रहा है, तो ये गेट को स्टोन का जो है ये इसको इन्होंने बनाया था पुष्यमित्र सुंग ने। ठीक है, आगे चलते ही परफॉर्म्ड वैदिक सैक्रिफाइस। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, इनके टाइम में अश्वमेध
राजस्यु और वेजपेय यज्ञ हुआ था। अब देखिए थोड़ा चीज समझिए, अश्वमेध यज्ञ क्या होता था। अश्वमेध यज्ञ में ये होता था कि वो अपना एक अश्व मतलब एक तरह से जो उसको कहा जाता है घोड़े को छोड़ देते थे। अब घोड़े को छोड़ने का ये होता था कि घोड़ा किंग का होता था, वो अपने घोड़े को छोड़ देता, घोड़ा जहां जितनी भी एरिया को कवर करेगा वो एरिया किंग के अंदर आ जाएगा। और जो भी मतलब चाहता है कि भाई वो जैसे मान के चलिए किसी के एक पर्टिकुलर पर्सन के एरिया में भी वो आ गया तो वो उसका ही हो गया, किंग का हो गया वो एरिया। पर अगर आपको उनसे लड़ना है या कहना है कि मैं आपको अपना एरिया नहीं दूंगा, यहाँ पे आपका घोड़ा आ गया, तो उनको पकड़ के वो करना होता था, रिवॉर्ड करना होता था। तो ये होता था कि पहले तो जहां भी जा रहा आपका ये किंग का घोड़ा उसको जाने दो, तो वो एरिया किंग के अंदर आ जाएगा। अगर आपको नहीं पसंद तो उनसे रिवॉर्ड करना पड़ता था। तो अब यहाँ पे एक थोड़ी सी कुछ चीज समझनी पड़ेगी। पुष्यमित्र सिंह इतने एफिशिएंट रूलर थे तो वो अपना घोड़ा छोड़ देते थे और जो भी एरिया को कवर करता था वो उनके अंडर आ जाता था। पर लेकिन जो भी उनसे मतलब चाहता था वो उसे रिवॉर्ड कर सकता था। पर लेकिन यहाँ पे चीज समझे कि वो इतने एफिशिएंट थे, वो अपना घोड़ा ही छोड़ देते थे ये करने के लिए कि रिवॉर्ड मेरे से कर लो जिसमें भी हिम्मत है। तो इतने ही एफिशिएंट रूलर थे। आगे देखते हैं हम इनके टाइम में। उसके राजस्व यज्ञ होता है। राजस्व यज्ञ कुछ नहीं होता, इसमें बहुत सारे मतलब एक यज्ञ होता है बहुत बड़े स्केल पे जिसमें बहुत सारे आपको पंडित को बुलाना पड़ता है। और ये काफी मतलब पंडित और काफी सारे किंग्स को बुलाना पड़ता है। ये क्रिश्चियन के टाइम भी हुआ था जो पांडवंश ने कराया था। उसके वेजपेय यज्ञ होता है, ये एक और यज्ञ होता है जिसमें कुछ एनिमल सेक्रीफाइस करना होता है, 1/3 उसको देना होता है, अग्नि को देना होता है। तो ये सारी चीजें हैं। तो इनके टाइम में अश्वमेध यज्ञ हुआ था, ये राजस्व और वेजपेय यज्ञ हुआ था। तो अश्वमेध सबसे इंपॉर्टेंट आपको समझना पड़ेगा कि एक किंग अपने घोड़े को छोड़ देता था और वो जितने भी लैंड पे घूमेगा वो लैंड किंग की हो जाती थी। और जिसको भी इस विरोध करना है वो उस घोड़े को पकड़ ले, कहे कि हाँ भाई मेरे से रिवॉर्ड को, तब तुम्हारी मेरी जमीन होगी। ठीक है। पुष्यमित्र सुंग पैटर्नाइज संस्कृत ग्रामर। अब आपको ये पता होना चाहिए, जब पतंजलि था, पतंजलि जो जिसने योग सूत्र काफी कुछ लिखा है, तो इनके टाइम में इन्होंने एक संस्कृत ग्रामर लिखी थी। किसके टाइम में? पुष्यमित्र सुंग ने। क्योंकि क्वेश्चन आता है संस्कृत ग्रामर किसने लिखी थी, तो पतंजलि लिखी। तो किसके टाइम पे लिखी थी क्वेश्चन आता तो पुष्यमित्र सुंग के टाइम पे लिखी थी। अकॉर्डिंग टू द पुराण सीजुरीन, तो इनका जो शासनकाल चला वो कितने 36 साल चला। ठीक है। थोड़ा मैं लंबा कर रहा हूँ क्योंकि थोड़े बहुत इनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं, क्योंकि इसके बाद तो फिर खत्म ही हो जाते हैं। ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इनके टाइम पे फिर इंडो ग्रीक के जो इस वाले एरिया से ग्रीक वगैरह आ रहे थे, तो ये सारी चीजें। ठीक है। अब इनके बाद क्या होता है, इनके बाद जब देख सकते हैं पतंजलि। ठीक है। तो इन्होंने महाभाष्य लिखी थी पतंजलि ने जो संस्कृत में। बाकी ये आपको यज्ञ देख सकते हैं आप, राजस्व यज्ञ। अब इसके बाद जो किंग आते हैं, जो पुष्यमित्र शुंग के बाद जो अगले किंग आते हैं वो होते हैं अग्निमित्रा। तो अग्निमित्रा किनका सन होता है? पुष्यमित्र शुंग का ही सन होता है अग्निमित्रा। इनके बारे में कुछ उतनी खासी कोई चीज नहीं हुई थी, बस इतना हुआ था कि इनके टाइम में जो विदर्भ था वो विदर्भ इनसे छूट गया था वापस। जो गुजरात का जो एक्वायर कर लिया था पुष्यमित्र शुंग ने, वो इनसे वापस ले लिया गया था, हट गया था, मतलब टूट गया था, इनसे ब्रोक हो गया था। उसके बाद अगली चीज क्या हुई थी, बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज जो हमेशा इसके बारे में क्वेश्चन आता है कि इनके टाइम में, या इनके टाइम में तो नहीं कहूंगा मैं, कालिदास जो कोर्ट पोएट किनके थे, गुप्ता काल के कोर्ट पोएट थे। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम क्या था, मालविका अग्निमित्रम। मालविका अग्निमित्रम बुक लिखी थी जिसके हीरो या जिसके ऊपर मतलब जो जो बेस थी या जो उनके हीरो, जो मेन महानायक मैं कहता हूँ, कह सकते हैं हम, उसमें महानायक कौन थे, वो थे अग्निमित्रम। अब ये कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मालविका अग्निमित्रम किस, ये जो बुक लिखी थी तो ये किसके मतलब इसकी थीम क्या थी, तो इसकी थीम लव स्टोरी थी। और लव स्टोरी किसकी? अग्निमित्रम जो इनके किंग है। और इनकी लव स्टोरी किसके साथ? एक मालविका नाम की लड़की के साथ, जो कि क्या थी, जो इनकी खुद की क्वीन, अग्निमित्र की खुद की क्वीन जो इनकी रानी थी, उनकी सर्वेंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अग्निमित्रम एक जो बहुत बड़े किंग हैं, जो सुंग डायनेस्टी के सेकंड किंग है, जो बहुत बड़े किंग है, और उनकी अपनी क्वीन के सर्वेंट, मैंने एक सर्वेंट, एक दासी कह सकता हूँ मैं, सर्वेंट कह सकता हूँ, या एक नौकरानी के साथ एक किंग की लव स्टोरी। तो ये इसके ऊपर इसकी थीम थी। ठीक है। तो बस ये इनके बस क्वेश्चन आ सकता है, मालविका अग्निमित्रम किसने लिखी है, तो कालिदास ने लिखी है। और किसके ऊपर लिखी है, तो ये लव स्टोरी है किसके ऊपर, अग्निमित्रम और एक सर्वेंट, क्वीन की जो सर्वेंट थी उनके ऊपर। यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, नहीं यहाँ पे नहीं है। हिज सन वासुमित्र सक्सीड हिम एज ए किंग। तो अब इनका बेटा अग्निमित्र का बेटा वासुमित्र इनको सक्सीड कर लेता, और इसके बाद में वासुमित्रा को सक्सीड कौन करने वाला, उसमें कोई डिफरेंट इतने सारे बहुत सारे किंग्स आते हैं, कोई एग्जैक्टली क्लियरली नहीं पता कि उनको सक्सीड करने वाला, उनके बाद बनने वाला किंग कौन होता है। और उसके बाद फिर ये होता है, बस हमें इतना याद रखना कि जो सुंग डायनेस्टी के बाद कोई ऐसे एफिशिएंट रूलर्स नहीं आते जो इतनी बड़ी बात कुछ कर दिया जाए। तो जो लास्ट किंग होते हैं वो होते हैं देवभूति। देवभूति के पहले जो किंग होते हैं वो भागभद्र होते हैं। देवभूति को कौन मार देता है? देवभूति को मार देता है कान्व डायनेस्टी, जो कान्वा डायनेस्टी को स्टैब्लिश करने वाला बंदा, जो इनका खुद का एक मिनिस्टर होता है, वासुदेव कान्वा। ठीक है। तो देवभूति जो लास्ट किंग होते हैं उनको इनका खुद का मिनिस्टर वासुदेव कान्वा मार देता है, और उसके बाद कौन सी डायनेस्टी स्टार्ट कर देता है? कान्वा डायनेस्टी। ओके। बस ये आपको यहाँ तक याद करना पड़ेगा, और कुछ नहीं है इसके बारे में।
ठीक है। तो इनके बारे में देख सकते हैं, बस थोड़ी बहुत इनके इफेक्ट देख लीजिए, क्या इनके प्रभाव रहा है अपने सुंग डायनेस्टी का। तो इनके टाइम में हिंदुइज्म रिवाइव हुआ, मतलब दोबारा उभर के आया, रिवाइव होना दोबारा, वो उसको मेरे जो पबजी खेलते हैं पता होगा, रिवाइव करना, दोबारा उभर के आना, दोबारा एक तरह से अलाइव होना। तो अलाइव होना द्वारा वो अलाइव होता है, क्योंकि ये जैनिज्म और बुद्धिज्म आने के बाद बहुत सारे किंग बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो इनको काफ़ी एक तरह से वो मिला था, इंपॉर्टेंस मिलती है। उसके बाद फिर जो हिंदुइज्म में थोड़ा ऐसा माना जाता है तो दब गया था, उसके बाद फिर दोबारा अलाइव हो गया था, क्योंकि ये ब्राह्मण किंग्स होता है, ब्राह्मण डायनेस्टी होते हैं। तो पहले ब्राह्मण डायनेस्टी होती है जो रूल करती है, उससे पहले क्षत्रिय होते हैं, उसके बाद फिर ये शूद्रस वगैरह आते हैं, फिर उसके बुद्धिज्म जैनिज्म वाले आते हैं, फिर ये ब्राह्मण डायनेस्टी पहली होती है। उसके बाद कास्ट सिस्टम ऑल्सो रिवाइव्ड विद द राइज ऑफ द ब्राह्मण। अब आपको पता है जहाँ ब्राह्मण आ गए उधर कास्ट सिस्टम तो चलेगा, वही ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वगैरह, तो यहाँ पे दोबारा वो सिस्टम रिवाइव हो गया था, जीवित हो गया था। अनदर इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ड्यूरिंग द सुंगा रेन वाज इमरजेंस वेरियस मिक्स्ड का। तो इसमें ये है कि आपको पता है कि जैसे ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज आपको समझनी पड़ेगी। इस टाइम क्या हुआ था, जो ग्रीक की एंट्री हो रही थी हमारे इंडिया में, जो आपको बताया अफगानिस्तान वाले रास्ते थे वो एंट्री मार रहे थे, तो इन्होंने क्या देखा, इन्होंने कहा कि अगर हमें यहाँ पे अपनी मतलब अपनी डायनेस्टी को बनाना है या लोगों की मदद लेनी है तो यहाँ के कल्चर को अपनाना पड़ेगा। तो इन्होंने धीरे धीरे इंडिया के कल्चर को अपनाने लगे और ब्राह्मण कल्चर को भी इन्होंने काफ़ी अपनाया, बुद्धिज्म में कन्वर्ट हुए, कुछ ब्राह्मण कल्चर को अपनाने लग गए और यहाँ की भाषाएं वगैरह सीखी, यहाँ के कस्टम वगैरह सीखने लग गए। तो ये माना जाता है कि इनके टाइम में एक इंटीग्रेशन था, मतलब मिक्स्ड कास्ट थे, अलग अलग तरह के कास्ट के लोग रहते थे, अलग अलग तरह के धर्म के लोग रहते थे, तो बहुत सारी वो थी। तो इनके टाइम में संस्कृत का भी काफी हुआ। अब आपको पता था कि पिछले में प्राकृत पाली लैंग्वेज का हुआ था, क्योंकि जैनिज्म बुद्धिज्म का इफेक्ट था, तो इनके टाइम में संस्कृत द्वारा रिवाइव हुई, क्योंकि ब्राह्मण कल्चर द्वारा आ रहा था। इवन बुद्धिस्ट वर्क एट दिस टाइम वाज आल्सो कंपोज्ड। ये भी कहते हैं कि बुद्धिस्ट के जो काफी चीज थी, जो प्राकृत लैंग्वेज या जो पाली लैंग्वेज में लिखी जाती थी, बेसिकली पाली लैंग्वेज में लिखी जाती थी, प्राकृत आपके जैनिज्म होती है, तो वो भी संस्कृत में लिखी गई इनके टाइम में, क्योंकि ये संस्कृत को रिवाइव कर रहे थे और उसको ही काफी एक तरह से पैटर्नाइज कर रहे थे। द सुंगास पैटर्नाइज आर्ट एंड एग्रीकल्चर। तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर को ये काफी बढ़ा के लेके आते हैं। देयर वाज एन इंक्रीज इन द यूजेज ऑफ ह्यूमन फिगर एज ए सिंबल एंड द आर्ट ड्यूरिंग द पीरियड। तो ह्यूमन फिगर को मूर्ति के तौर पे आकृत किया गया, या उसको एक तरह से कहें कि किसी वॉल पे आकृत किया, तो इनके टाइम पे ये ह्यूमन फिगर्स को आकृत करके अलग अलग जगहों पे लेके आए। ठीक है। तो इनके बाद अगली डायनेस्टी आपको बताया मैंने, जो वासुदेव कानवा स्टार्ट करते हैं, जो उनको अपन उनका मिनिस्टर होता है कि इसको मार के आखिरी जो हमारे आपको किंग यहाँ पे दिखाए थे मैंने, देवभूति, उनको मार के आते हैं। ठीक है, वासुदेव। अब यह थोड़ा यहाँ से आप याद रखते हैं, देवभूति देव, यहाँ पे वासुदेव आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये जो कानवा डायनेस्टी कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें बारे में कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ भाई आपको कुछ मतलब वो कुछ यहाँ पे जानने को मिला, तो बस इनके बाद आपको किंग के नाम याद रखने। वासुदेव कान क्या करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं, फिर उनका ही जो उनको सक्सीड करता है वो भूमिमित्र होता है, फिर उनको आगे सक्सीड कर नारायण होता है, फिर एंड में सुरसाम। ठीक है, भूमिमित्र रूल फॉर 14 ईयर्स, हिज सन नारायण रूल फॉर 12 ईयर्स, सतवाहन डायनेस्टी डिफीट। अब यहाँ पे आपको बस एक मेन चीज समझनी है और कुछ नहीं है। कानवा डायनेस्टी और सिमट के और छोटी हो जाती है, पहले मॉडर्न डायनेस्टी इतनी बड़ी, उसके बाद सुंगा उससे छोटी, फिर कानवा और सिमट के और छोटी हो जाएगी जो मगध रीजन में। उसके बाद क्या होएगा, आपके जो यहाँ पे अलग अलग जो रूलर के बाद है, तो यहाँ पे आपको राइज दिखेगा सतवाहन एम्पायर का, जो कि साउथ की है। और यहाँ पे आपके जो मगध एम्पायर जो हमने देखा था, राइज हमने जैसे जो शुरू में पढ़ा था कि 16 महाजनपदा में सबसे बड़ा जनपद जो उभर के आता है वो मगध होता है, और अलग अलग रूलर्स अलग अलग डायनेस्टी वहाँ पे आकर रूल करते हैं, मगध को बहुत दूर तक फैला देती है। फिर उसके बाद जो सतवाहन डायनेस्टी मैंने आपको बताया था, वो जो साउथ की है, जो आपको आंध्रा, उनका अलग अलग पुराण में नाम मिलेगा, जो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक साइड के होते हैं, ये धीरे धीरे एक्वायर कर लेते हैं, और जो मगध डायनेस्टी होती है वो धीरे धीरे कोलैप्स हो जाती है। और ये जो सतवाहन डायनेस्टी होती है, इसको मगध में इंक्लूड इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि ये पाटलिपुत्र या इस वाले किसी मगध के जो कैपिटल्स रही थी पुराने टाइम में, वहां से ये रूल नहीं करते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे सतवाहन डायनेस्टी आ जाएगी और कानवा डायनेस्टी खत्म हो जाएगी। यहाँ पे एक तरह से मैं कहूँगा कि एक पैकअप हो जाता है किसका, मगध एम्पायर का। ठीक है, तो इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे, सतवाहन डायनेस्टी में भी अच्छे अच्छे किंग आए थे, सप्तकर्णी वो सब। ठीक है, तो वो सारा हम देखेंगे अगले उसमें। ये थोड़ी लंबी वीडियो बनाई थी पर मैंने थोड़ी डिटेल में वीडियो बनाई है। ओके, थैंक यू वेरी मच।